हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श साइंस अकादमी में। आज हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी के हिसाब से 5वां चैप्टर है, जैव प्रक्रम को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पत्ती की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पत्ती की आंतरिक संरचना क्या होती है। तो जब हम पत्तियों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की चित्र आपको संरचना आपको देखने को मिलेंगी। चलिए इसको बारी बारी से समझते हैं। तो पत्ती की आंतरिक संरचना जो होती है उसको निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक, पत्ती की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। इसमें हमारा पहला भाग होता है बाह्य त्वचा। ठीक है, एपिडर्मिस। ये जो सबसे ऊपरी वाला ये आपको भाग दिख रहा है, ये वाला ये जो भाग दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जो होती है वह एक कोशिकीय परत होती है। एक कोशिकीय परत होती है और सबसे बाहरी परत। और सबसे कौन सी परत होती है? सबसे बाहरी परत होती है। ठीक, बाह्य त्वचा जो होते हैं इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है ऊपरी बाह्य त्वचा और दूसरा होता है निचली बाह्य त्वचा। हमने क्या कहा कि बाह्य त्वचा को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपकी बाह्य त्वचा होती है वह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है जिनको हम लोग कहते हैं मृदुता कोशिका। ये दोनों आपकी मृदुता कोशिका से बनी होती है। ठीक है, हमने क्या कहा, ऊपरी बाह्य त्वचा हो जाए या निचली बाह्य त्वचा हो, यह दोनों किस कोशिकाओं से बनी होती है? मृदुतक कोशिका से। और मृदुतक कोशिका क्या होती है, यहाँ पर हम छोटे से बातों में लिख देते हैं। जो कोशिका पेड़ पौधों में, जो कोशिका पादप में भोजन एवं जल का क्या करती हो? संग्रह करती हो, इकट्ठा करती हो, ऐसे कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं मृदुता कोशिका। हमने क्या कहा कि ऐसी कोशिका या जो कोशिका पेड़ पौधों में भोजन एवं जल का क्या करती हो? संग्रह करती हो, संचित करती हो, इकट्ठा करती हो, तो उन ऊतकों को हम कहते हैं मृदुतक कोशिका। ध्यान दीजिए, सबसे बाहरी त्वचा जो होती है आपकी बाह्य त्वचा या 2 भागों में टूटती है। एक होती है ऊपरी बाह्य त्वचा, एक होती है निचली बाह्य त्वचा। ये दोनों होती है वह मृदुतक कोशिका से बनी होती है। ठीक है, अर्थात भोजन एवं जल संग्रह करने वाली कोशिकाओं से बनी होती है। आगे देखिए, जो मृदुतक कोशिका होती है इसमें आपके हरित लवक, हरित लवक व रंध्र, रंध्र, रंध्र क्या होता है? ये जो संरचना है इसमें जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये वाला, इस वाले भाग को कहते हैं रंध्र। ठीक है, और रंध्र की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम अभी लोग आगे पढ़ेंगे। तो हरित लवक एवं रंध्र जो होते हैं यहाँ पर या तो कम उपस्थित होते हैं या फाइनल ही क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। हमने क्या कहा,
ऊपरी बाह्य त्वचा जो होती है वह मृदुतक कोशिकाओं से बनी होती है, परत होती है। इसमें हरित लवक व रंध्र होते हैं, रंध्र जिनकी सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है, वह या तो कम होगी या फाइनली क्या होगी, आपकी अनुपस्थित होगी। ठीक है, अब इधर देखिए, जो आपके निचली बाह्य त्वचा होती है इसमें आपके रंध्र उपस्थित होती है। ठीक, रंध्र क्या होती है, उपस्थित होती है, और यह मोटी परत होती है, मोटी परत होती है। ठीक है, एक बार हम दोबारा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। दीजिएगा, पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है, ठीक, इसको निम्न भाग होती है। पहला होती है बाह्य त्वचा, यह एक कोश की परत होती है और सबसे बाहरी परत होती है। इसको दो भागों में हम लोग तोड़ सकते हैं, पहली होती है ऊपरी बाह्य त्वचा, दूसरी होती है निचली बाह्य त्वचा। याद रखना है कि दोनों आपकी बाह्य त्वचा होती है, ऊपरी और निचले, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। वो कौन सी कोशिका होती है, मृदुतक कोशिका। मृदुतक कोशिका, मृदुतक क्या होता है, जो कोशिका पादप में भोजन एवं जल का क्या करती है, संग्रह करती है, उन कोशिकाओं को कहते हैं मृदुतक कोशिका। ठीक है, और ऊपरी बाह्य त्वचा में हरित लवक व रंध्र जो होते हैं वह या तो कम उपस्थित होंगे या फाइनली अनुपस्थित होते हैं, और निचले बाह्य त्वचा में आपके मृदुतक उपस्थित होता है और रंध्र उपस्थित होता है। ठीक है, और ये कैसी परत होती है, मोटी परत होती है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो आपकी ऊपरी बाह्य त्वचा होती है इसकी भी एक ऊपरी परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं उप बाह्य त्वचा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्यूटिकल। बस यही बात हमको याद रखना था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते, इसको हम मिटा दें। चलिए आइए देखिए, क्या ये आपकी हो गई उप त्वचा। ठीक है, इसके नीचे आपकी होती है खंभ मृदुतक, माने खंभे के आकार की मृदुतक कोशिका होती है। उसके बाद नीचे होती है आपकी स्पंजी मृदुतक, मतलब स्पंज के जैसा, ठीक है, मृदुतक कोशिकाएं होती है। ठीक है, और ये जो दो कोशिका दिख रही है आप, इनके बीच में एक छोटा सा खाली स्थान होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंतराकोशिकीय स्थान, और यह अंतराकोशिकीय स्थान जहाँ पर बहुत बड़ा होता है उसको हम लोग सामान्य भाषा में कह सकते हैं वायु कोष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी शिराएं हैं। ठीक है, शिराएं, ठीक, और ये आपको जो छोटा सा यहाँ पर ये छिद्र दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं रंध्र। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रंध्र। रंध्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अगला हमारा क्या टॉपिक है, रंध्र। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये जो छोटा वाला छिद्र है, ठीक है, जो यहाँ पर अलग सा बनाए हैं हम लोग, ये जो छिद्र दिख रहा है रंध्र छिद्र कहते हैं इसको, ध्यान दीजिए। तो रंध्र होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, स्टोमेटा क्या होता है, तो पत्तियों की बाह्य त्वचा में, पत्तियों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र। हमने क्या कहा, पत्तियों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, तो ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके लेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, निष्कासित कर देंगे। ठीक, अच्छे से सी बना दिया जाए। ठीक, रंध्र का क्या कार्य होता है, या गैसों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। गैसों मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और
इनका एक मुख्य कार्य और ये होता है कि वाष्पो उत्सर्जन में मदद करते हैं। वाष्पो उत्सर्जन का मतलब होता है जल की हानि करने में, ठीक है। ये क्या करते हैं, रंध्र आपके क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक बार इसको दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। रंध्र क्या होता है, तो पत्तियों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र। ये क्या करते हैं, ये गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ लेंगे और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करेंगे, और ये वाष्पो उत्सर्जन में मदद करते हैं, अर्थात जल की हानि में क्या करते हैं, आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। अब आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका। रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। क्या होता है, देखिए हमारे हेडिंग का नाम है रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका। ध्यान दीजिए, रंध्र के, ये रंध्र है आपका छोटा सा छिद्र, इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी सेम के बीच के आकार का, रंध्र के दोनों तरफ सेम के बीच के आकार का, सेम के बीच के आकार का या गुर्दे के आकार का, गुर्दे के आकार का जो आपकी संरचना पाई जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका। रंध्र के दोनों तरफ ये जो सेम या गुर्दे के आकार की जो संरचना पाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका। अब ध्यान देने वाली बात होती है कि इनकी जो संख्या होती है वह दो होती है। एक नंबर ये हो जाएगा आपका, 2 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या जाना, रक्षक कोशिका जो होती है वह रंध्र के दोनों तरफ सेम के बीच के आकार या गुर्दे के आकार की संरचना होती है। ये वाली ये संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि रक्षक कोशिकाएं जो होती है वह जिन कोशिकाओं से घिरी रहती है, ये आपकी रक्षक कोशिकाएं होती है, वह जिन कोशिकाओं से घिरी रहती है, ये वाली जिन कोशिकाओं से घिरी होती है, इन कोशिकाओं को कहते हैं हम लोग सहायक कोशिका। तो हम लिख सकते हैं कि रक्षक कोशिका सहायक कोशिकाओं से घिरी होती है, सहायक कोशिकाओं से घिरी होती है। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे इस सबको। रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका रंध्र के दोनों तरफ जो सेम के बीच के आकार की संरचना है, उसको हम लोग कहेंगे रक्षक कोशिका। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और रक्षक कोशिकाएं जिस कोशिकाओं से घिरी रहती है, ये वाली जिन कोशिकाओं से घिरी रहती है, इनको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात हमको क्या याद रखना है, अब हमको याद रखना है कि अच्छा सा नोट याद रखिएगा कि रंध्र स्टोमेटा की सभी कोशिकाएं जीवित होती है, सभी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है, लिविंग होती है, जीवित होती है। ठीक है, रंध्र की जो सभी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम क्या जानेंगे कि जो रक्षक कोशिका होती है, रक्षक
कोशिका जो होती है, इसकी जो परतें होती है, बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति, हमने क्या कहा कि रक्षक कोशिका की जो दो परतें होती है, बाह्य भित्ति और अंतः भित्ति जो होती है, ठीक है। बाह्य भित्ति जो होती है वो हल्की सी पतली होती है और जो अंतः भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। रक्षक कोशिका की जो परत होती है, बाह्य भित्ति जो होती है वो पतली होती है और अंतः भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। तो चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। आगे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं हरित लौह के बारे में, पुनः उनका रिवीजन करेंगे और उसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। हरित लौह, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लौह, तो हरित लौह के बारे में हम पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि यह जो होते हैं वो हरे रंग के पादप कोशिकांग होते हैं। मतलब कोशिका का क्या होता है, आपका अंग होता है। पादप कोशिका का क्या होता है, अंग होता है, ठीक है। हरे रंग के पादप कोशिकांग होते हैं, ठीक है। और हरित लौह में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो कह सकते हैं हरित लौह जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल होता है, कार्य स्थल होता है, ठीक है। अब एक और बात जान लीजिए, हरित लौह के अंदर आपका पाया जाता है पर्णहरिम और पर्णहरिम के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। और पर्णहरिम जो होता है वह आपके सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। इतनी बातें हो चुकी। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, ये मान लीजिए हमारा ये हरित लौह है, ठीक है, हरित लौह है। तो जो हरित लौह की परतें होती है वो द्विस्तरीय होती है। तो कैसी होती है, द्विस्तरीय, अर्थात दो परतें होती है, एक ये वाली हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी, ठीक। हरित लौह के अंदर कुछ सिक्के के समान संरचना पाई जाती है। हमने क्या कहा, हरित लौह के अंदर सिक्के के समान संरचना पाई जाती है और इस सिक्के वाली संरचना को हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। हमने क्या कहा, हरित लौह के अंदर सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं थाइलेकॉइड्स, ठीक है। अब यदि एक से अधिक थाइलेकॉइड उपस्थित रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर बैलेंस रहते हैं, एक से अधिक थाइलेकॉइड हो और एक दूसरे के ऊपर बैलेंस हो, तो इस पूरी संरचना को हम लोग कहते हैं ग्रेना, ठीक है। इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, ग्रेना, ठीक है। और ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, इस पूरे खाली स्थान को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। स्टोमेटा नहीं, स्ट्रोमा, ठीक है। हमने क्या कहा कि हरित लौह जो होता है वह द्विस्तरीय होता है। हरित लौह के अंदर एक सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं थाइलेकॉइड्स, और बहुत सारे थाइलेकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर बैलेंस रहते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेना। और इसमें जो ये खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को, ब्लैंक स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे घटित होती है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह अंतःशोषी, अंतःशोषी एंडोथर्मल, आपकी उपचयी क्रिया होती है।
ठीक है। एंडोथर्मल उपचयी क्रिया होती है, अर्थात इसमें आपकी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी का अवशोषण होता है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि होती है इसको दो चरणों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रकाशिक या हील अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट या हील रिएक्शन। रिएक्शन को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं आर एक्शन, ठीक है। दूसरा होता है आपका अप्रकाशिक या केल्विन चक्र, केल्विन चक्र, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन कह दीजिए, ठीक है, या केल्विन साइकिल कह दीजिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह अंतःशोषी उपचयी क्रिया होता है और इसको दो चरण होती है, प्रकाशिक या हील अभिक्रिया, दूसरा चरण क्या होता है अप्रकाशिक या केल्विन चक्र होता है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशिक या हील अभिक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन जिस वैज्ञानिक ने किया था, सर्वप्रथम अध्ययन जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम था हील। उनका क्या नाम था, हील। इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इस अभिक्रिया को, प्रकाशिक अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, हील अभिक्रिया, ठीक है। ये आपकी जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वह हरित लवक के ग्रेना में होती है। अभी हमने आपको ग्रेना बता दिया। बहुत सारे जो आपके थैलेकॉइड्स होते हैं, थैलेकॉइड के जो सिक्के होते हैं वो एक से अधिक रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैलेंस रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। तो हरित लवक के ग्रेना में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पढ़ारिम और प्रकाश उपस्थित होते हैं। प्रकाश जो होता है वो आपके उपस्थित होते हैं, यदि प्लस या एंटी लिखे मतलब प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। और प्रकाशिक या हील अभिक्रिया का फलस्वरूप बनता क्या है, तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या निकलता है हमारा, यहाँ पर एनर्जी निकलता है, एनर्जी बनता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और आपका निकलता है, उत्पाद बनता है NADPH, जिसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। इस फुल फॉर्म को याद रख लीजिएगा, काफी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये हो गया, एक बार दोबारा इसको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रकाशिक या हील अभिक्रिया होती है, इसको सर्वप्रथम हील नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, हील अभिक्रिया कहते हैं। और यह प्रकाशिक या हील अभिक्रिया होती कहाँ है, कहाँ संपन्न होती है, तो हरित लवक की ग्रेना में होती है और इसमें पर्णहरिम तथा प्रकाश उपस्थित होता है, जनरल बात है। और प्रकाशिक या हील अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो हमको एनर्जी मिलता है, एटीपी मिलता है और NADPH निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट मिलता है, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, ब्लैकमैन, ठीक है। अप्रकाशिक या केल्विन चक्र कह सकते हैं, इनका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, ब्लैकमैन ने किया था, ठीक है। और यह कहाँ होती है, ठीक है, तो यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। हरित लवक कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। और अप्रकाशिक केल्विन चक्र को हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अप्रकाशिक कहाँ होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। और यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में बनता है आपका
ग्लूकोज। एक बार दोबारा ध्यान देंगे, अप्रकाशीय के केल्विन चक्र को सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? ब्लैकमैन ने। इनके रिस्पेक्ट में हम इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यह कहाँ होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है और इसके फलस्वरूप हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि आपका जो अप्रकाशिक अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज है, वह प्रकाशिक अभिक्रिया के प्रोडक्ट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ये जितनी मात्रा में निकलेगा उसके ही मात्रा की या उसी के हिसाब से ये आपके ग्लूकोज का क्या होगा? निर्माण होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी है कि प्रकाशिक या अप्रकाशिक अभिक्रिया में किस अभिक्रिया में आपके ऑक्सीजन का निर्माण होता है? तो आपके ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में। ठीक, बस इसको एक दोबारा रिवीजन कर देते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण जो होता है अंतःशोषी है, एंडोथर्मल है, अर्थात एनर्जी की आवश्यकता होती है, अवशोषण होता है। दो चरणों में होता है, प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया, अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। सर्वप्रथम इसका अध्ययन किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको हम लोग हिल अभिक्रिया भी कर सकते हैं। यह कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में। इसमें पौड़हरिन तथा प्रकाश उपस्थित होता है। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? एटीपी और NADPH और आपका ऑक्सीजन भी बनता है। ठीक है, अप्रकाशिक केल्विन चक्र में का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ब्लैकमैन ने, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यह कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, जो आपके प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद है यह क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते ही रहिए।